प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। कहा, योगी राज में कोरोना की दूसरी लहर को जबरदस्त टक्कर मिली है, बदल रही है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्ववादी चेहरे को लेकर जनता के बीच जाएगी। ऐसे में पीएम मोदी ने आज हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर मुहर लगा दी। पंजाब में सिद्धू को जल्द मिल सकती है अध्यक्ष पद की कमान। कांग्रेस आला कमान जल्द कर सकता है इस फैसले का ऐलान। तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की हैं, जहां सिद्धू के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। लिखा है, बब्बर शेर एक ही होता है। सारे पंजाब की हुंकार सिद्धू इस बार। इसी सियासी गहमा गहमी के बीच खबर है कि पंजाब का झगड़ा खत्म करने के लिए पार्टी सिद्धू को अध्यक्ष पद की कमान सौंपने का मन बना चुकी है। इसके साथ ही जातीय समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस सिद्धू के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते कि पंजाब में सिद्धू को पार्टी की कमान मिले। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाराजगी की भी चर्चा है। रामलला के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। साल 2023 से राम मंदिर में कर सकेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या के राम मंदिर में 2023 में भक्तों को दर्शन की इजाजत मिल जाएगी। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हम 2023 तक दर्शनार्थियों के दर्शन शुरू कर देंगे, लेकिन 2025 खत्म होते होते संपूर्ण 70 एकड़ परिसर परिपूर्ण ढंग से विकसित हो जाएगा। चंपत राय की माने तो 2023 तक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खुल जाएंगे और मंदिर में दर्शन पूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही साल 2025 तक पूरे मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। 2023 में मंदिर के कपाट खुल जाएंगे और अगले ही साल यानी 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। पश्चिमी यूपी के दौरे पर गए ओवैसी के कार्यक्रम में उमड़ा समर्थकों का सैलाब। भीड़ की वजह से होटल में नहीं मिला कमरा। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, जहां ओवैसी का काफिला पहुंचा तो सड़क पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने ओवैसी के काफिले पर फूलों की बारिश की और जमकर नारेबाजी हुई। इसी भीड़ की वजह से ओवैसी को मुरादाबाद में 5 स्टार होटल में कमरा नहीं मिला। ओवैसी जब होटल में पहुंचे तो लॉबी में इंतजार करते रहे, लेकिन भीड़ इतनी हो गई कि होटल के मैनेजर ने कमरा खोलने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि ये होटल बीजेपी के नेता का है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और ओवैसी इसी को लेकर पश्चिमी यूपी में पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन करने गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार, लेकिन संभल में एक मजार पर चादर चढ़ाकर अपने सहयोगी दल राजभर की पार्टी के समर्थकों को किया नाराज। यूपी के गाजियाबाद आज जैसे ही ओवैसी पहुंचे, देखिए कैसे फूल बरसाकर स्वागत हुआ। ओवैसी का काफिला यहां से आगे बढ़ा और पहुंचा यूपी के संभल। ओवैसी ने संभल में दारुल अल्लाह शाह की मजार पर चादर चढ़ाई, लेकिन ओवैसी का ये काम यूपी में उनके साथी राजभर की पार्टी सुहेलदेव के समर्थकों को पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल दारुल अल्लाह शाह उसी मसूद गाजी के साथी थे जिनके साथ राजा सुहेलदेव ने लड़ाई लड़ी थी। इससे पहले ओवैसी ने मसूद गाजी की मजार पर चादर चढ़ाई थी, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। आगामी यूपी चुनावों को लेकर ओवैसी की AIMIM पार्टी ने राजभर की सुहेलदेव पार्टी से गठबंधन किया है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें और जानकारियां सामने आ रही हैं, उसने इस गठबंधन के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवराज सरकार ने सोशल मीडिया पर कसा शिकंजा।
नोडल अधिकारी को नोटिस देने के साथ ही कार्रवाई करने का जिम्मा सौंपा। एमपी में शिवराज सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी अब पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश सरकार ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर नोटिस देगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और भड़काऊ कंटेंट अपलोड करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने गृह सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। यह अधिकारी नोटिस देगा, साथ ही कार्रवाई करने का अधिकार भी इसके पास होगा। सोशल मीडिया पर सख्ती, फैसले के बाद एमपी में शुरू हुआ सियासी घमासान। शिवराज सरकार के सोशल मीडिया पर सख्ती वाले फैसले से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। निश्चित तौर पर इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोगों की आवाज दबाने और दमन करने की इंतहाई हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को सड़क से सदन तक उठाएगी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस समाज में बंटवारे की राजनीति करती है और इसी वजह से कांग्रेस को इस कानून से ऐतराज है। सोशल मीडिया से नाराजगी नहीं है, पर निश्चित रूप से खासकर कांग्रेस का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो समाज में पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाता है। इन राजनीतिक बयानबाजियों को देखकर तो यही लगता है कि अभी एमपी की सियासत में सोशल मीडिया पर संग्राम मच सकता है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को चीन ने बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान में बस धमाके में चीनी नागरिकों की मौत से नाराज है चीन। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में चीनी नागरिकों की मौत के बाद पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में खटास आ गई है। चीन ने पाकिस्तान के साथ होने वाली CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहम बैठक को रद्द कर दिया है। बैठक 16 जुलाई को होने वाली थी। चीन की तरफ से CPEC की बैठक रद्द करने को लेकर कारणों का कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि बस धमाके के बाद चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में आए तनाव का ये असर है। चुनाव बाद हिंसा पर घिरी ममता सरकार। मानवाधिकार आयोग ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट में कहा कि बंगाल में शासन का कानून नहीं बल्कि शासक का कानून है। CBI की जांच हो। बंगाल में 2 मई को विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बेहद अहम जानकारी अपनी रिपोर्ट में दे दी है। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए। CBI इसकी जांच करे। हालांकि TMC कह रही है कि CBI जांच की जरूरत नहीं है। आज तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके बंगाल की 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव कराने की मांग की। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक सीट से चुनकर सदन पहुंचना होगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य हुआ पूरा। कल PM मोदी करेंगे उद्घाटन और इसके साथ और कई योजनाओं की भी होगी शुरुआत। गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का ऐसा पहला स्टेशन बना है जहां पर ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल है। इस होटल में 318 कमरे हैं। प्रधानमंत्री कल इसका उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर स्टेशन सिटी सेंटर मॉल की तरह तैयार किया गया है, जिसमें बिग बाजार और शॉपर स्टॉप के मिनी आउटलेट भी होंगे। इस स्टेशन पर बिना खंभों वाला एक बड़ा हॉल भी बनाया गया है। कल यहां से 2 ट्रेनें भी शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। यहाँ की डिजाइन और यहाँ की आकर्षक वॉल पेंटिंग स्टेशन की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। क्या कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अचानक हुई कमलनाथ की मुलाकात के बाद शुरू हुए कयास। काले रंग की कार में दोपहर को कमलनाथ सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे और सोनिया के साथ उनकी काफी देर तक मीटिंग चली। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इस हलचल के बाद कयास शुरू हो गए हैं कि कमलनाथ को पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि मीटिंग के बाद कमलनाथ के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन वो मीडिया के सवालों से बचते रहे। उधर भोपाल में कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग उठने लगी है। पंजाब, राजस्थान और दूसरे राज्य, इनके जो मसले हैं इनको सुलझाने में एक भूमिका पहले से अदा कर रहे हैं कमलनाथ जी। तो मैं समझता हूँ ऐसे कोई मामले होंगे या कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके लिए अहम मीटिंग हो रही है। मैं समझता हूँ इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। कांग्रेस में अभी सोनिया गांधी पार्टी प्रमुख हैं, लेकिन उनकी तबीयत बार बार खराब होती रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कमलनाथ बनेंगे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष?
महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार का झगड़ा बढ़ा। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद पवार को बता दिया रिमोट कंट्रोल। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नाना पटोले के एक बयान ने महाअघाड़ी सरकार की तकरार बढ़ा दी है। सुनिए अपने साथी दल के प्रमुख शरद पवार को क्या कहा। वो रिमोट कंट्रोल है शरद पवार साहब, उसमें क्या दुमत है। दरअसल इससे पहले भी नाना पटोले जमकर बयानबाजी कर रहे थे, जिस पर शरद पवार ने नाराजगी जताई थी। लेकिन अब नाना पटोले ने पवार पर सीधा हमला किया है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से ये कयास लग रहे हैं कि ये गठबंधन वाली सरकार कितने दिन चलेगी। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल पूछा। जो धारा अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लगाई, उसे अब भी बनाए रखने की क्या जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस कानून का उपयोग अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के खिलाफ किया था। आश्चर्य है कि आजादी के लगभग 75 साल बाद भी सरकार इस कानून को बनाए रखने की जरूरत समझती है। कोर्ट ने आज इस मसले पर सेना के रिटायर्ड अफसर की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि इस कानून के जरिए राजनीतिक विरोधियों को फंसाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस बात के संकेत दिए कि वो कानून में बदलाव कर सकती है। यूपी में फिर चालू होगा डीजे का शोर। डीजे बजाने पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। यूपी में डीजे बजाने का शोर एक बार फिर चालू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीजे न बजाने वाली पाबंदी हटा दी है। दरअसल साल 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए डीजे बजाने पर रोक लगाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उस रोक को हटा दिया है कि याचिकाकर्ता ने सिर्फ एक इलाके में शोर की शिकायत की थी, पर हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में डीजे पर पाबंदी लगा दी। 2 साल पहले जिस मामले की सुनवाई के दौरान डीजे बजाने पर रोक लगा था, वो कांवड़ यात्रा से जुड़ा था। अब एक बार फिर यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और डीजे से रोक हट गई है। धमाके की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आतंकियों को कानूनी मदद देगा जमीयत उलेमाए हिंद। एटीएस ने अब तक 5 संदिग्ध आतंकियों को किया है गिरफ्तार। लखनऊ में धमाका करने की साजिश रचने के आरोप में मिनहाज मशीरुद्दीन के साथ कुल 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। जमीयत उलेमा हिंद नाम के संगठन ने इन संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। इस मरहले के अंदर वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। ये तो अदालत फैसला करेगी कि क्या है। कोर्ट इसीलिए बने हैं, हाई कोर्ट है। मिनहाज और मशीरुद्दीन को एटीएस ने रविवार के दिन लखनऊ से गिरफ्तार किया था और बाकी 3 आरोपी कल गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के बुलंदशहर में साध्वी की हत्या से हड़कंप। मंदिर परिसर में निर्मम तरीके से हुई हत्या। पुलिस के मुताबिक चामुंडा मंदिर में 10 साल से सेवा कर रही साध्वी की हत्या दुपट्टे से गला दबाकर की गई है। साध्वी की हत्या कर आरोपी मोबाइल व बैंक से जुड़े कागजात लेकर फरार हो गए। घटना बुलंदशहर के बुकलाना की है। साध्वी मंदिर के ऊपर बने कमरे में रहती थी, वहीं हत्या हुई है। देखिए ऐसा है कि बीती रात गर्भवती जो महिला का नाम है, ये चामुंडा के ऊपर एक बने कमरे में रहा करती थी। रात 9 बजे तक इनको लोगों ने देखा है। सुबह जो सबसे पहले यहाँ पर आई महिला, उन्होंने देखा कि वो मृत अवस्था में पड़ी है। ज़्यादा जो चोटें हैं उससे लग रहा है कि उनको किसी ने मारा है। कार्रवाई पंचायत और पीएम की कार्रवाई करा के आगे कार्रवाई की। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि साध्वी की हत्या लूट की नीयत से की गई या मामला कुछ और है। जम्मू में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। बीती रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास देखा गया संदिग्ध ड्रोन। पिछले महीने आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया था। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां रुक नहीं रही है। बीती रात जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के पास फिर एक ड्रोन उड़ता दिखा तो हड़कंप मच गया। इससे पहले मंगलवार रात जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उड़ते ड्रोन को देखे जाने का दावा किया गया था। जम्मू में ड्रोन आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल मुस्तैद हैं।
सुरक्षा को देखते हुए श्रीनगर, कुपवाड़ा, राजौरी और बारामूला में ड्रोन को बैन भी किया जा चुका है, लेकिन संदिग्ध ड्रोन का बार बार दिखना जारी है। 26 जून की रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमला किया गया था, जिसमें आतंकियों ने ड्रोन से विस्फोटक गिराकर धमाका कराया था। ये देश में ड्रोन से पहला आतंकी हमला था। पटना नगर निगम की गलती से 4 साल की बच्ची डूबी। लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। 4 साल की रोशनी खेलते खेलते नगर निगम के इस खुले मेन होल में गिर गई। घटना पटना के वार्ड नंबर 64 की है। जब तक बच्ची को निकाला जाता उसकी जान चली गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन मौत के इस मेन होल को ढका नहीं गया। पटना का हाल ये तब है जबकि 4 साल पहले पटना सिटी के माल सलामी में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि 2018 में पुनाईचक में दीपक नाम का लड़का इस नाले में गिर गया था। मध्य प्रदेश के रीवा में लोकायुक्त का सरकारी अधिकारी के 4 ठिकानों पर छापा। 1 किलो की सोने की ईंट सहित 4 करोड़ की संपत्ति का पता चला। लोकायुक्त की टीम की छापेमारी लैंड सर्वे अधिकारी मुनेंद्र कुमार दुबे के ठिकानों पर हो रही है। कुल 4 जगहों पर यह छापेमारी हुई। अब तक की जानकारी के मुताबिक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है, जो कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। संपत्तियों की जानकारी प्राप्त हो रही है, FDR भी है और इसमें हमें 1 किलो की सोने की ईंट भी बरामद हुई है, अन्य संपत्तियों के साथ में। फिलहाल जांच जारी है और लोकायुक्त पूरी संपत्ति का आकलन करने में जुटी हुई है। रेगिस्तान के राज्य राजस्थान में बारिश का कहर। सीकर में बाइक सवार बहते बहते बचा। जैसलमेर में सड़कें बनी समंदर। गली में पानी की ऐसी धार बह रही है मानो नदी ने रास्ता बदल लिया है, और इसी पानी की धार में एक बाइक सवार बहते बहते बचा है। देखिए कैसे पानी की धार बाइक सवार को बाइक सहित ले जाने को बेताब है। तस्वीरें सीकर के खंडेला की हैं। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सीकर और आसपास के इलाकों में पानी ने लोगों को परेशान कर दिया है। सीकर रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूबी हुई हैं। ऐसा ही हाल आसपास के स्टेशनों का भी है। जैसलमेर में भी बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। कई जगह पानी भर गया है, कहीं कहीं पेड़ भी गिरे हैं। राजस्थान के कई जिलों में मानसून के बादल बरस रहे हैं। अभी अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। इंग्लैंड में टीम इंडिया पर हुआ कोरोना का अटैक। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना से संक्रमित हुए। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि पंत को हल्के लक्षण है और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। ऋषभ पंत का दूसरा टेस्ट 18 जुलाई को होगा, लेकिन वो लंदन में ही रहेंगे और टीम इंडिया के साथ डरहम नहीं जाएंगे। डरहम में 20 जुलाई से टीम इंडिया को प्रैक्टिस मैच खेलना है। गौरतलब है ऋषभ पंत पिछले दिनों यूरो कप में इंग्लैंड और जर्मनी का मैच देखने के लिए दर्शकों से खचाखच भरे वेम्बली स्टेडियम में गए थे। बिना मास्क वाली उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। 23 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होने के बाद टीम इंडिया 20 दिन की छुट्टी पर गई थी। ये छुट्टियां ऋषभ पंत को काफी महंगी पड़ी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।